नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में, यानी दिन की सभी अहम खबरें आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। और लोकसभा से 127वां संविधान संशोधन बिल पारित हो गया कुछ ही देर पहले। ये बड़ी खबर और बड़ी बात यह भी कि सबके सब उपस्थित सांसदों ने इसका समर्थन कर दिया। सर्वमत से 385 वोट पड़े, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मत विभाजन के जरिए ये संसद में बिल पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा, यानी कि कम से कम 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया। इसके पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला ले सकने के लिए स्वतंत्र होंगी। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है। कल इस बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और इससे पहले कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद समेत अन्य मुद्दों पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार स्थगित हुई और अब शाम 4 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के सांसदों ने चेयर की ओर रूल बुक भी फेंकी। यही नहीं, कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा तो चेयरमैन की टेबल पर ही चढ़ गए। यह हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। यह राज्यसभा की तस्वीर है। उच्च सदन की तस्वीर, माननीय की ये तस्वीर। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ को आरक्षण का प्रबल समर्थक बताया है। बड़ी खबर बताते हैं। असमानता खत्म होने तक आरक्षण जरूरी, ये भी कह दिया होसबोले साहब ने। कहा कि जब तक समाज में अनइक्वलिटी है, डिस्पैरिटी है, असमानता है, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। आरक्षण की सकारात्मक कार्रवाई का जरिया है। दत्तात्रेय होसबोले ने दलितों के इतिहास की चर्चा के बिना भारत के इतिहास को अधूरा बताया। कहा कि सामाजिक सद्भाव और न्याय संघ के लिए राजनीतिक या रणनीतिक नहीं बल्कि आस्था के लेख हैं। आरक्षण को भारत के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता बताते हुए होसबोले ने कहा कि तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज का एक विशेष वर्ग बराबरी महसूस न कर ले। भारत के इतिहास को, सत्य प्रामाणिक इतिहास को यदि हम लिखें या पढ़ें या समझने का प्रयास करें तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इतिहास समाज के इस समूह के योगदान की चर्चा किए बिना यदि करें तो वो अधूरा इतिहास है, अपूर्ण इतिहास है, अप्रामाणिक इतिहास है। I and my organization have been strong supporters of reservation for decades. In 1980, when there were anti-reservation movements on some campuses, और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की गूंज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक सुनाई पड़ी। बैठक में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के हौसले और हुनर का गुणगान किया। साथ ही सभी सांसदों के बीच खिलाड़ियों के जज्बे को जमकर सराहा। नीरज चोपड़ा needs no introduction more. कभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मान। The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, नीरज चोपड़ा। तो कभी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में स्वागत। भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अपने घर पहुंचने तक टोक्यो ओलंपिक्स से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान जारी है और खिलाड़ियों के धाकड़ प्रदर्शन की ये गूंज केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक में सुनाई पड़ी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के हौसले और हुनर का गुणगान करते बताए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद सांसदों के बीच खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा।
और देश के पदक वीरों के सम्मान में सांसदों के साथ खड़े होकर तालियां बजाईं। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के घर जाएं और उनका सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों को अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी दी और अपने अपने क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने खेलों से जुड़े काम को मिशन की तरह करने का निर्देश दिया। A standing ovation was given to the all players, especially who won the medals, and they were congratulated. And Bharatiya Janata Party, Parliamentary Party, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, not only we congratulated, and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत यूपी के महोबा में 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर की गई। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस बार योजना की खास बात यह है कि सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में देगी। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी के महोबा से की। पीएम वर्चुअली जुड़ी और लोगों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब गैस कनेक्शन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चल जाएगा। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। वहीं सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना को महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद कारगर बताया। सीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना से यूपी में 1.5 करोड़ लोगों को फायदा मिला। एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक वह मात्र 1 करोड़ 47 लाख लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 25 लाख लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। कांग्रेस जल्द ही उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से होगी, जो सीएम पुष्कर धामी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी का बैटलफील्ड है। 2022 चुनाव में बीजेपी का युवा चेहरा सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। इस बात ने कांग्रेस को अपना प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी सरकार का दारोमदार पुष्कर धामी के कंधों पर है, इसीलिए कांग्रेस अपने चुनावी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत खटीमा से करने की तैयारी कर चुकी है, जो सीएम पुष्कर धामी के साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी की सीट है। खटीमा से शुरुआत करने का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसलिए है कि इस प्रदेश के निर्माण में खटीमा में जो है हमारे आंदोलनकारियों की शहादत हुई है, तो उन आंदोलनकारियों को नमन करते हुए हम प्रदेश में परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि जिला उधम सिंह नगर होगा और विधानसभा खटीमा होगी तो पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश जाएगा और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी की सीट से 52 महीने की बीजेपी सरकार को घेरा जा सकेगा। ये क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है, तो विकास से अब पिछले 4.5 सालों में जो उत्तराखंड का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारे किसान भाई हों, सब त्रस्त हैं। 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, जिन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर कार्य नहीं किया, लड़ाई नेतृत्व इसमें सब उलझे रहे। आज इस प्रकार की यात्रा निकालने का भी मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब तक कांग्रेस को निशाना साधने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसे में अब कांग्रेस खटीमा को ही बैटलफील्ड बनाना चाहती है, जहां सीट सीएम की होगी और सवाल बीजेपी सरकार के अब तक के कार्यकाल पर होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। किसानों की नाराजगी दूर करने का यूपी बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, इस पर 1 मिनट की देखिए ये रिपोर्ट।
किसान आंदोलन का असर चुनाव पर न पड़े, इसके लिए बीजेपी किसानों को साधने की कसरत में जुट गई है। इसके तहत बीजेपी लखनऊ में किसान पंचायत करने वाली है। इससे पहले 16 अगस्त से बीजेपी किसान मोर्चा के नेता गन्ना बेल्ट में किसानों से संवाद करेंगे। किसान पंचायत के बाद करीब 150 किसान नेता सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी किसान चौपाल कराने की भी तैयारी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हो सकते हैं। उनको हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ उनका संवाद कराकर उनकी क्या समस्या है इसका समाधान कराने का प्रयास मुख्यमंत्री जी से करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी से उनकी वार्ता हो जाएगी, इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ा किसान चौपाल हम करेंगे और उसमें हमारा प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री जी चलें और किसानों की यदि कुछ समस्या है तो उसके समाधान की घोषणा करें। उधर ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी लगातार अपने प्रबुद्ध सम्मेलन को धार दे रही है। आज मेरठ में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर फिर एक बार निशाना साधा। 2022 में सत्ता हासिल करने के लिए बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए समीकरण साधने में जुटी है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो शासन में प्रशासन में बैठे हैं, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, वो उनका जाने का वक्त आ गया। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाया और 2022 में बीएसपी की सरकार बनाने का दावा किया। अब ये तय हो गया है कि पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अब की बार बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके और यहाँ कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करेगा। आप देख रहे हैं दिन भर की सभी अहम खबरें। लाख टके की बात में लौटते हैं कुछ ही पलों में। नीरज चोपड़ा को बधाई। खबर मथुरा वृंदावन से है। यहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस दौरान कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन भी हुआ। हरियाली तीज से पहले उमड़ी भीड़ को देखकर एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर है। एक तरफ मंदिर में सैलाब उमड़ा है तो वहीं कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए यूपी सरकार की तैयारी अब जोरों पर फिर से है। गोंडा में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए जिला कोविड अस्पताल में 64 बेड के पीकू वार्ड को तैयार किया है और इसके लिए 10 बेड का एनआईसीयू वार्ड और 17 बेड का आईसीयू भी बेड तैयार किया गया है। ऑलरेडी तैयार है। पुराने हॉस्पिटल में एनआईसीयू की व्यवस्था पहले से है जिसको कि बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन सारे बेड पे हमारे यहाँ सेंट्रलाइज पैनल के माध्यम से पहुँचाई जा रही थी जो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा एक एडिशनल बेनिफिट हमारे यहाँ होने जा रहा है कि 1500 लीटर का एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन। इस दिन की अहम खबरें लेकिन जारी है यहाँ खबरों का स्पेशल बूथ बनाकर किया जा रहा कोविड वैक्सीनेशन।